Goal, nation's leading institute. Hello students, myself Faisal Khan. Today we are here to discuss the solution of AITS Major Test 9th held on 13th of April 2025. Let's start our discussion. Start from the question number 136. Which of the following statements is correct in the case of light emitting diodes? देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे डायोड को लेकर. तो डायोड एक्चुअल में होता क्या है? इट इज़ बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस, यानी कि ये कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इनटू लाइट एनर्जी में. ऑलवेज ऑपरेट होता है इन फॉरवर्ड बायस मोड में. इट इज़ जस्ट एन एप्लीकेशन ऑफ द पीएन जंक्शन. यहाँ पे एक रजिस्टर दैट इज़ फॉरवर्ड रजिस्टर आरएफ लिखे, ये इसका पी टर्मिनल डायोड का, ये एन टर्मिनल. और फॉरवर्ड बायस के लिए जब इसको कनेक्ट करेंगे पी को हायर पोटेंशियल पे, एन को लोअर पोटेंशियल पे बैटरी सोर्स का, तो बन जाता है ये फॉरवर्ड बायस में. और ये रेजिस्टेंस होने की वजह से इसमें करंट फ्लो करता है, दैट इज़ कॉल्ड फॉरवर्ड करंट. इसके बेसिस पर यहाँ पे कलर का रिकमेंडेशन हम लोग करते हैं. तो यानी कि अगर कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे ड्रॉ करें करंट और वोल्टेज के बीच में, करंट ऑलवेज यहाँ पे मिली एम्पेयर में, चूंकि फॉरवर्ड बायस है, यहाँ पे वी वोल्ट में लिखेंगे हम लोग. तो जिसकी वजह से यहाँ पे जिसका जो कट इन वोल्टेज होता है वो वेरी करता है, यानी कि कट इन वोल्टेज ऑफ एलईडी विल बी इक्वल टू 1.2 वोल्ट से लेके 1.5 वोल्ट के बीच में होता है, तब ये ऑपरेट करना शुरू करता है. तो अगर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, इट इज हैवली डोप्ड पीएन जंक्शन. जब तक हैवली डोप नहीं होगा तो इसके पास मेजॉरिटी कैरियर्स ज़्यादा नहीं होंगे. तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो यहाँ पे करेक्ट दिखा. इट एमिट्स लाइट व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस, ये भी यहाँ पे करेक्ट बात हो गई. थर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट एमिट्स लाइट ओनली व्हेन इट इज रिवर्स बायस, ये तो यहाँ पे स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया. अब यहाँ पे स्टेटमेंट डी की बात करते हैं. तो एक चीज़ और समझते हैं कि जो एलईडी होता है एक्चुअल में ये कंपाउंड सेमीकंडक्टर से फॉर्म्ड होता है. जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास गैलियम फास्फाइड हो, या गैलियम आर्सेनाइड हो, या फिर गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड. आप इन कॉम्बिनेशन एक कंपाउंड यहाँ पे सेमीकंडक्टर की हेल्प से फॉर्मेशन होता है लाइट एमिटिंग डायोड का. तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन दे रहा है कि द एनर्जी ऑफ द लाइट एमिटेड इज इक्वल टू और स्लाइटली लेस देन द एनर्जी गैप ऑफ द सेमीकंडक्टर. सबसे पहले यहाँ पे एनर्जी गैप की बात करें तो ये होता है डिफरेंस ऑफ एनर्जी गैप की बात कर रहा है, यानी एनर्जी ऑफ ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की एनर्जी के डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एनर्जी गैप. देखिए इसको फिर से लिख ले रहे हैं. दिस इज द डिफरेंस ऑफ कंडक्शन बैंड की एनर्जी और माइनस ऑफ डिफरेंस ऑफ वैलेंस बैंड की एनर्जी को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे एनर्जी गैप. तो एक्चुअल में होता क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल फॉर्मेशन होता है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे लाइट जो होता है वो इमिट होता है, यानी कि एनर्जी रिलीज होता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइट इमिटेड. और वही एनर्जी जो होता है इमिटेड लाइट के द्वारा जो ये एनर्जी होती है वो स्लाइटली या तो लेस देन होता है या इक्वल टू होता है एनर्जी बैंड गैप के. अगर यहाँ पे स्लाइटली लेस देन है तो चूंकि होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर फॉर्मेशन के टाइम पे कुछ एनर्जी का लॉस होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये इमिटेड लाइट की एनर्जी स्लाइटली लेस देन होता है एनर्जी गैप की वजह से, ताकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जंप कर सके इजिली फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड. तो ये भी यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो गया. तो जहाँ पे ए, बी और डी होगा वो ऑप्शन, तो ऑप्शन विल बी 4. नेक्स्ट 137 क्वेश्चन नंबर. The speed versus time graph for a particle is shown in the figure. The distance traveled in meter by the particle during the time interval t is equal to 0 to t is equal to 8 सेकंड will be. देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात किया और आपको दे रखा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ. तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे एक्चुअल में अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की बात करें तो उसको लिखेंगे v इंटू डी टी, यानी कि यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ. चूंकि यहाँ पे दे रखा है एरिया, चूंकि हम लोग जानते हैं कि v इक्वल टू होता है डी एक्स बाई डी टी. और यहीं से अगर हम लोग dx के बारे में बात करें तो dx को लिख सकते हैं v इंटू डी टी, और यहाँ पे v इंटू डी टी पता करने के लिए दोनों तरफ इंटीग्रेशन साइन लगाएंगे, इसलिए यहाँ पे ऐसा लिखे. और जब भी कभी कोई कर्व दे रखा हो किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी का और इंटीग्रेशन का साइन हो तो उस कर्व का हम लोग पता कर लेते हैं एरिया. जैसे क्योंकि इंटीग्रेशन बताता है एरिया के बारे में, अगर हम लोग यहाँ पे एरिया पता कर ले तो मिल जाएगा हम लोगों को कि कितना यहाँ पे ये पार्टिकल जो था ड्यूरिंग टाइम इंटरवल टी इक्वल टू 0 टू टी इक्वल टू 8 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया. तो x विल बी इक्वल टू हाफ, चूंकि यहाँ पे देखिए ट्रायंगल बन रहा है तो हाफ ऑफ बेस कितना आपके पास 8 माइनस 0 इंटू हाइट कितना आपके पास 12 माइनस 0, चूंकि ये ट्रायंगल फॉर्म में था तो ये वैल्यू आपके पास आ गया, ये इससे कट हो गया तो 48 मीटर आ गया. तो आपको आंसर मिला यहाँ पे फर्स्ट. नेक्स्ट 138
138 question number. Magnetic field in a plane electromagnetic wave is given by B is equal to B naught sin kz plus omega t j cap Tesla. Expression for corresponding electric field will be where c is the speed of light. सबसे पहले अगर यहाँ पे बात करें तो speed of light के टर्म में तो c will be equal to E naught divided by B naught, peak value of electric field, peak value of magnetic field that is E naught by B naught. तो यहाँ से अगर आप peak value of electric field के component की बात करें तो E naught will be equal to c into B naught. सबसे पहले यहाँ पे एक्सप्रेशन दे रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन है B विल बी इक्वल टू B नॉट, दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, साइन ऑफ के जेड प्लस ऑफ ओमेगा टी. जब भी हम लोग, अच्छा इसका डायरेक्शन दे रखा है जे कैप, यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है आपका जे कैप में, और हम लोग जब भी के जेड प्लस ओमेगा टी की बात करते हैं तो यहाँ पे जो जेड आया तो एक्चुअल में ये बताता है प्रोपागेशन के डायरेक्शन को. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव, जो कि किधर है के लॉन्ग, यानी के लॉन्ग, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है प्लस, तो यह आ जाएगा किधर माइनस के कैप में, चूंकि यहाँ पे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ये वेव ट्रेवल करता है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करें तो E विल बी इक्वल टू E नॉट इंटू साइन ऑफ के जेड प्लस ओमेगा टी. अब यहाँ पे इसके मैग्नीट्यूड तो हम लोग यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो डायरेक्शन चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा इन केस ऑफ EMW. जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपगेशन तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है. तो जिसके डायरेक्शन को पता करते हैं हम लोग पॉइंटिंग वेक्टर की हेल्प से, दैट इज S विल बी इक्वल टू E क्रॉस B को लेकर, और S बताता है प्रोपगेशन के डायरेक्शन को, जो कि है यहाँ पे माइनस के कैप के लॉन्ग. अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और ये लिखा हुआ है क्रॉस और B दे रखा है आपको जे कैप में, अगर जे कैप में दे रखा तो यहाँ से हम लोग पता कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा. तो यहाँ पे देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आई कैप, जे कैप और के कैप लिखे. यहाँ पे पता करना है कि लेफ्ट हैंड साइड में के कैप आ जाए तो अगर आई क्रॉस जे लिखेंगे तो के कैप पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे माइनस आई क्रॉस जे करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आई कैप. इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा प्रोपगेशन का वो माइनस आई कैप के अलोंग होगा, और यहाँ पे इसकी वैल्यू मिल जाएगी आपको वोल्ट पर मीटर. और ई नॉट यहाँ पे जो हम लोग लिख रहे हैं उसका वैल्यू दे रखा है सी बी नॉट. तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू सी इंटू बी नॉट इंटू साइन ऑफ के जेड प्लस ओमेगा टी माइनस का आई कैप वोल्ट पर मीटर. ऐसा कहाँ देखने को मिला? तो फर्स्ट ऑप्शन, तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139. विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट डिग्री ऑफ फ्रीडम. देखिए अगर हम लोग यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को F से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर यहाँ पे N से बोला गया तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को F, या फिर यहाँ पे N बोला तो N लिख लिए. एक्चुअली डिग्री ऑफ फ्रीडम ये बताता है कि किसी भी सिस्टम के पास कितने पॉसिबल वेज से उसके पास एनर्जी हो सकता है, ये बताता है डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में. तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे दे रहा है कि मॉलिक्यूल विद N डिग्री हैज N स्क्वायर डिफरेंट वेज, ये तो रॉन्ग हो गया. तो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पे रॉन्ग है. सेकंड आगे चले. ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज एसोसिएटेड विद 1/2 RT एवरेज एनर्जी पर मोल. अगर हम लोग यहाँ पे इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से बात करें तो जो एनर्जी होगा यहाँ पे वो लिखते हैं हम लोग NFRT/2, जहाँ पे N क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे, F डिग्री ऑफ फ्रीडम है, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर बाई 2. तो यहाँ पे बोला गया कि एनर्जी एसोसिएटेड पर मोल, तो N की वैल्यू 1 हो गया, और यहाँ पे पर डिग्री तो यहाँ पे F1 हो गया. तो ये आ गया पर के लेकर, दैट इज 1/2 R इंटू टी. कब? जब पर मोल और पर डिग्री ऑफ फ्रीडम हो. तो ये स्टेटमेंट तो यहाँ पे करेक्ट है. सी के पास चलते हैं. मोनोटॉमिक गैस मॉलिक्यूल हैज 0 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम वेयर एज डायटोमिक मॉलिक्यूल हैज 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम. चूंकि हम लोग जानते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्चुअली में ये बताते हैं नंबर ऑफ वेज इन विच अ सिस्टम कैन हैव एनर्जी. तो F विल बी इक्वल टू ट्रांसलेशनल एनर्जी प्लस रोटेशनल, और अगर हायर टेम्परेचर है तो वाइब्रेशनल एनर्जी को भी हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं. तो 3 टाइप्स में यहाँ पे ट्रांसलेशनल एनर्जी पॉसिबल है. और अगर यहीं पे डायटोमिक आ गया तो उसके पास हम लोग जानते हैं 3 टाइप का ट्रांसलेशनल तो होता है, लेकिन रोटेशनल की बात करें तो मोनोएटॉमिक होगा. तो रोटेशनल एनर्जी को लिखने के लिए, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को हम लोग लिखने के लिए लिखते हैं हाफ ऑफ I इंटू ओमेगा स्क्वायर. अगर यहाँ पे मोनोएटॉमिक गैस ले रहे हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स का यहाँ पे जो डिस्टेंस लिखते हैं I इक्वल टू mR स्क्वायर, उसको नेग्लेक्ट करके लिखते हैं, इसलिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 0 होगा. लेकिन वहीं पे डायटोमिक गैस अगर आपके पास है तो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के पास अगर जिस एक्सिस के लॉन्ग डायटोमिक मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट कर रहा है तो वहां पे रोटेशनल काइनेटिक तो 0 होगा, लेकिन रेस्ट 2 एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर सकता है. तो यहाँ पे ये मिलेगा 2, यानी कि ये स्टेटमेंट भी करेक्ट आ गया, तो ये भी करेक्ट हो गया. डी के पास चले. CH4 हैज अ टोटल ऑफ 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो एक्चुअली में CH4 की बात करें तो ये नॉन लीनियर
पॉलीएटॉमिक गैस हो गया। अगर ये नॉन लीनियर है तो इसके पास 3 ट्रांसलेशनल होगा और 3 इसके पास रोटेशनल होगा, यानी कि इसके पास x एक्सिस के लॉन्ग ट्रांसलेशनल, y के लॉन्ग और z के लॉन्ग ट्रांसलेशनल तो होगा ही, लेकिन साथ साथ में चूंकि ये नॉन लीनियर फॉर्म में आ गया, तो अगर ये नॉन लीनियर फॉर्म में है तो देखिए इसके पास 3 मॉलिक्यूल, तो ये किसी एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है, x के भी, y के भी और z के भी। तो 3 रोटेशनल 3 ट्रांसलेशनल यानी कि इक्वल विल बी इक्वल टू 6। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, करेक्ट। तो जहां पे B, C और D होगा वो ऑप्शन, तो ऑप्शन विल बी 4। Next question, question number 140. A paramagnetic sample shows a net magnetization of 8 ampere per meter when it is placed in an external magnetic field of 0.6 Tesla at a temperature of 6 Kelvin. When the sample is placed in an external magnetic field of 0.4 Tesla at a temperature of 48 Kelvin, then the magnetization will be. देखिए हम लोग जानते हैं फ्रॉम क्यूरीज लॉ से, क्यूरीज लॉ की बात करें तो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी काई एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/T के, एंड और ये भी जानते हैं जो काई एम होता है यानी मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, ये रेशियो होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजिंग फील्ड का। तो क्या यहाँ से आप लिख सकते हैं इन दोनों की हेल्प से, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डिवाइडेड बाय मैग्नेटाइजिंग फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया 1/T के। तो यहाँ पे ये भी जानते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और H को लिख सकते हैं B/μ0 मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाई एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T वेयर T इज अ टेम्परेचर। तो अगर हम लोग यहाँ से देखें तो इंटेंसिटी जो होगा वो प्रोपोर्शनल मिलेगा आपको B डिवाइडेड बाई μ0 इंटू टी। एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी तो कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल हो गया B मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाई टेम्परेचर T जो कि केल्विन में। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। दे रखा है आपको यहाँ पे I1 डिवाइडेड बाई I2 विल बी इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाई B2, जैसे रेशियो में लिखे तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दिए। टेम्परेचर यहाँ पे आ गया T2 डिवाइडेड बाई T1। I1 दे रखा है, फर्स्ट केस में आपको दे रखा है 8 एम्पियर पर मीटर, तो 8 लिखे डिवाइडेड बाई यहाँ पे I2 लिखे इज इक्वल टू, फर्स्ट केस में मैग्नेटिक फील्ड है 0.6 टेस्ला, सेकंड केस में मैग्नेटिक फील्ड 0.4 इंटू टेम्परेचर दे रखा है आपको 48 और फर्स्ट केस में दे रखा है 6 केल्विन, तो 6 से 6 कट हो गया, ये आ गया आपके पास 12। तो यहाँ से I2 पता कर लिए, तो I2 विल बी इक्वल टू हो गया, I2 विल बी इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 12 दैट इज 2 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 0.67 एम्पियर पर मीटर। तो ऑप्शन विल बी 3। नेक्स्ट question number 141. The time taken by an object to slide down 45 degrees of inclined plane is 2n times as it takes to slide down a perfectly smooth 45 degree inclined plane. The coefficient of kinetic friction between the object and the inclined plane. अगर यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट याद हो जिसको हम लोग डायरेक्ट ड्राइव करके भी यहाँ पे याद कर सकते हैं, एक यहाँ पे ये इंक्लाइंड सरफेस है, दूसरा ये इंक्लाइंड सरफेस है, दोनों का यहाँ पे एंगल थीटा रिमेन सेम, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन रिमेन सेम, लेकिन ये है आपके पास स्मूथ और ये आपके पास आ गया रफ सरफेस, इसका रफ सरफेस। एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट जिसका मास स्मॉल एम, ए से बी तक इसको यहाँ तक आना है, और यहाँ पे एक दूसरा ऑब्जेक्ट उसको भी ए से बी तक आना है, दोनों का मास यहाँ पे सेम ए से बी तक आने में, लेकिन एक स्मूथ दूसरा रफ है। अगर यहाँ पे ये रफ सरफेस है तो इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। अगर हम लोग की बात करें कि इसको यहाँ से यहाँ तक आने में अगर समय टी लग रहा है टी टाइम पे, तो इसको यहाँ से यहाँ तक आने में समय लगता है एन टी टाइम्स, ऐसा कभी आप पढ़े होंगे। या फिर अगर आप स्पीड की बात करें, इसको आने में स्पीड लगेगा v, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आने का अगर स्पीड v है तो इसका स्पीड हो जाएगा v बाई एन। इन दोनों केस के लिए एप्लीकेबल होता है, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के विल बी इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर इंटू टैन थीटा, जहाँ पे थीटा क्या इंक्लिनेशन एंगल। अब यहाँ पे गिवन सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो म्यू के विल बी इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई एन। अब आपको एन की जगह पे दे दिया गया 2n, तो 2n का स्क्वायर इंटू टैन थीटा, थीटा की जगह पे आ गया 45 डिग्री, बिकॉज यहाँ पे स्लोप दे रखा है 45, टैन 45 1, तो यहाँ पे 1 माइनस 1 बाई 2n स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4n स्क्वायर। तो म्यू के का वैल्यू आ गया, तो ऑप्शन आपको दिखा सेकंड 1 माइनस 1 बाई 4n स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड एट द सरफेस ऑफ ईच कंडक्टर। देखिए हम लोग जानते हैं कंडक्टर अगर किसी भी शेप एंड साइज का हो, कंडक्टर है तो उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 0,
अगर इसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, क्योंकि ये बिहेव करता है एज ए कांस्टेंट पोटेंशियल का एक सरफेस, यानी कि जिसको आप ऐसे बोल सकते हैं, अगर ये एक कंडक्टर है जिसका यहाँ पे सेंटर से इसका रेडियस आर है, कंडक्टर है, तो चार्ज इसके सरफेस पे रिसाइड करेगा। अगर इसके सरफेस पे चार्ज है तो इसके इनसाइड और सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है उसका वैल्यू होगा, इसका टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है तो ये होता है ऑलवेज के क्यू डिवाइडेड बाई आर। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट बोला गया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड एट द सरफेस एंड ईच ऑफ कंडक्टर, तो ये रिमेन सेम। सेकंड स्टेटमेंट देख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड अ चार्ज कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर एट एवरी पॉइंट। देखिए स्टेटमेंट सेकंड बोलने का पर्पस क्या है यहाँ पे, जैसे हम लोग जानते हैं चूंकि dv को लिख सकते हैं माइनस ई डॉट डी आर, जहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड और डॉट डी आर यहाँ पे ये एलिमेंटल पॉइंट ले लिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये dv पोटेंशियल हो गया। अब इसको और अगर एलोबरेट करें तो लिख सकते हैं ई इंटू डी आर इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एलिमेंटल पॉइंट। अगर इन दोनों के बीच जैसा स्टेटमेंट बोला कि परपेंडिकुलर है तो कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू हो गया 90 डिग्री और कॉस 90 कितना होता है 0, तो dv यानी कि dv का जो वैल्यू आ गया 0, ये तभी पॉसिबल होगा जब यहाँ पे पोटेंशियल हो कांस्टेंट, बिकॉज कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट फर्स्ट है और जो स्टेटमेंट सेकंड है दोनों देखो कैसे दिख रहे हैं यहाँ पे करेक्ट, तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, तो ऑप्शन विल बी सेकंड। नेक्स्ट 143 क्वेश्चन नंबर, 4 identical discs each of mass m and radius r are arranged in a small plane as shown in figure. If the moment of inertia of the system about o dash is x by 4 m a square, then the value of x will be। देखिए हम लोग यहाँ पे ध्यान दें तो एक ये डिस्क है, डिस्क के सेंटर से पास होता है वो प्लेन के परपेंडिकुलर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई लिखते हैं हम लोग हाफ ऑफ m इंटू आर स्क्वायर, अगर इसका रेडियस r है तो। अगर यहाँ पे इसी डिस्क से अब ऐसे पास कराएं डायमीट्रिकली पास होने वाले एक्सिस के अबाउट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर लिखा करते हैं इसका हाफ, तो दैट इज 1/4 ऑफ एम आर स्क्वायर। अब देखिए आपके पास अगर ओ एक्सिस के अबाउट बात करें तो अगर इस डिस्क को 1 बोल दें, इसको 2 बोल दें, ये 3 है और ये 4 है, तो 1 and 2 के जस्ट डायमीटर से पास हो रहा है यहाँ पे ये एक्सिस ओ डैश। और अगर यहीं पे 3 और 4 के लिए बात कर ले तो देखिए एक्सिस कुछ ऐसे पास कर रहा है, 3 and 4 के लिए बात की है तो ये ऐसा पास किया। तो अब यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये है सेंटर ऑफ मास के अबाउट पास होने वाला एक्सिस, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन है यहाँ पे आर। तो हम लोग जानते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, अगर इसको ए बोल दें, इस वाले एक्सिस को ए बोल दें, विल बी इक्वल टू आई ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर, ये फार्मूला यानी पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज किए। आई सेंटर ऑफ मास लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1/4 एम आर स्क्वायर प्लस मास यहाँ पे कंसंट्रेटेड पूरे बॉडी का, और सेपरेशन यहाँ से परपेंडिकुलर है, ये भी आर स्क्वायर, तो ये आपको मिलेगा 5/4 ऑफ एम आर स्क्वायर। इन दोनों कॉन्सेप्ट को यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब आई ओ डैश के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे तो इट विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट 1 प्लस अबाउट 2 प्लस अबाउट 3 प्लस अबाउट 4, चूंकि यहाँ पे 4 डिस्क है तो 4 मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन 1 and 2 से जस्ट डायमेट्रिकली पास हो रहा है तो इसको हम लोग लिख लेंगे 1 and 2 के लिए, 1 and 2 के लिए 2 टाइम्स लिख लेते हैं 1/4 ऑफ m इंटू यहाँ पे रेडियस a बोला तो a स्क्वायर लिख लिए, प्लस 3 and 4 के लिए लिखेंगे 5/4, लेकिन वो भी कितना है 2 टाइम्स हो तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं इंटू 5/4 ऑफ एम ए स्क्वायर। तो इसको सॉल्व किए तो ये आ गया आपके पास 1/2 ऑफ एम ए स्क्वायर, और ये भी आपको मिला प्लस 5/2 ऑफ एम ए स्क्वायर। एलसीएम लिए 2 का तो ये आ गया आपके पास टोटल 3m a स्क्वायर के बराबर। लेकिन इसी आई ओ डैश को बोला गया कि ये x/4 ऑफ एम ए स्क्वायर के बराबर है, एम ए स्क्वायर कट हो गया तो यहाँ से सॉल्व किए तो ये x किसके बराबर आ गया, x विल बी इक्वल टू 12, तो ऑप्शन जहाँ पे दिखेगा 12 वही होगा, तो ऑप्शन विल बी 3। नेक्स्ट 144 question number 4, for the given circuit the power across the Zener diode is 2x milliwatt where x is। ध्यान दीजिएगा 2x दे रखा है, तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे अगेन ये दिख गया हम लोग को Zener डायोड का सर्किट, तो यहाँ से पास होने वाली करंट को बोलेंगे यहाँ पे लोड करंट IL, यहाँ पे आ रहा है टोटल करंट I, ये एक जंक्शन पॉइंट है तो यहाँ पे KCL लगा सकते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसमें I मस्ट बी इक्वल टू IZ प्लस IL के बराबर होगा, IZ प्लस IL। अगर हम लोग यहाँ पे IZ पता कर लें
वोल्टेज पता है तो पावर लिख लेंगे। कैसे? पावर अक्रॉस द ज़ीनर डायोड विल बी इक्वल टू VZ इंटू IZ, यानी कि यहाँ पे पता करना होगा पहले IZ क्या होगा, जबकि ये जो करंट दे रखा है ये लोड करंट है। देखिए इसको फिर से लिख लेंगे प्लस IL। तो IL यहाँ पे पता करने के लिए जानते हैं हम लोग, देखिए अगर यहाँ पे ये ज़ीनर डायोड इज कंडक्टिंग, ज़ीनर डायोड इज कंडक्टिंग, अगर ज़ीनर डायोड कंडक्ट कर रहा है तब उस केस में VZ विल बी इक्वल टू VL बिकॉज बोथ आर इन पैरेलल, और ये VL VZ के बराबर आ जाएगा 12। तो यहाँ से आप IL पता कर सकते हैं। तो IL विल बी इक्वल टू VL डिवाइडेड बाई RL, दैट इज 12 डिवाइडेड बाई 4, ये किलो ओम है, ये आ गया 3 मिली एम्पियर के बराबर। जैसे 3 मिली एम्पियर हुआ तो I को भी पता कर सकते हैं। तो I विल बी इक्वल टू, चूंकि ये सर्किट है पूरा, यहाँ से करंट आ रहा है तो ये 30 वोल्ट है और यहाँ के इसके अबाउट है यहाँ पे 12 वोल्ट। तो I विल बी फ्रॉम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से लिख रहे हैं 30 माइनस 12 डिवाइडेड बाई, ये आपको रेजिस्टेंस दे रखा है 2 किलो ओम के बराबर। तो ये आपके पास आ गया, यहाँ पे 30 माइनस 12 किए तो ये आ गया 18 डिवाइडेड बाई 2 किलो ओम, दैट इज विल बी इक्वल टू 9 मिली एम्पियर के बराबर। जैसे 9 मिली एम्पियर हुआ तो यहाँ से देखिए IZ पता कर लेते हैं। तो IZ विल बी इक्वल टू I माइनस IL, और यहाँ पे I का वैल्यू है 9, ये हो गया 9 और ये हो गया माइनस 3 मिली एम्पियर में, तो ये आ गया 6 मिली एम्पियर। जैसे यहाँ पे 6 मिला तो पावर यहाँ पता करना था, पावर की वैल्यू दे रखा है यहाँ पे VZ है 12 और IZ पावर लिखने के लिए लिख रहे हैं 6 मिली एम्पियर। तो ये मिली एम्पियर में था, ये वोल्ट में था, ये वोल्ट में, ये मिली एम्पियर में, तो ये हो जाएगा मिली वॉट। आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे मिली वॉट के बराबर। देखिए अब ये आ जाएगा मिली वॉट के बराबर, तो ये हो गया 72 मिली वॉट। लेकिन आपसे पूछा गया यही वैल्यू दे रखा है 2x मिली वॉट के बराबर, इसको इक्वल कर दिया 2x के, तो यहाँ से x आपको मिल जाएगा। तो x विल बी इक्वल टू 36, तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट 145 question number. The mass density of a spherical galaxy varies as k divided by r square over a large distance r from its center. In that region a small star is in a circular orbit of radius r. Then the period of revolution t depends on r as. देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि यहाँ पे एक स्टार है, देखिए जिसका यहाँ पे मास दे रखा है स्मॉल m। ये स्टार ये रिवॉल्व कर रहा है जो कि इसके सेंटर से यहाँ पे कैपिटल R दूरी पे है, जबकि यहाँ पे मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, वो नॉन लीनियर फॉर्म में, चूँकि यहाँ पे वेरिएशन दे रखा है गैलेक्सी का k/r²। ठीक है, वो इसके अबाउट रिवॉल्व कर रहा है। तो इस गैलेक्सी के अगर हम लोग यहाँ पे टोटल मास की बात करें तो अभी छोटा सा यहाँ पे एलिमेंट माने, इस एलिमेंट का यहाँ पे रेडियस है स्मॉल r, जिसका यहाँ पे मास डेंसिटी वेरी कर रहा है k/r²। तो इसके एलिमेंटल मास को मान लेते हैं dm। तो अगर ये dm हम लोगों को मास मिल जाए तो यहाँ से मास पता करके फिर यहाँ पे ग्रेविटेशनल लॉ लगा देंगे तो वहाँ से आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या कर सकते हैं, सबसे पहले एलिमेंटल मास पता करने के लिए तो dm विल बी इक्वल टू रो इंटू dv, जहाँ पे एलिमेंटल वॉल्यूम की बात की है। तो यहाँ पे dm विल बी इक्वल टू रो का वैल्यू पुट किया, दैट इज k डिवाइडेड बाई r² इंटू dv हो जाएगा एलिमेंटल का 4πr² इंटू dr। ये लिखना हम लोग को आता है चूँकि यहाँ पे स्फेरिकल शेप में है। तो वॉल्यूम की बात करें तो ये हो जाएगा 4/3πr³। अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर दें dv/dr से तो ये मिलेगा आपको 4/3π इंटू 3r², जहाँ से dv मिल जाएगा, 3 से 3 कट हो गया तो ये dv आ जाएगा 4πr² इंटू dr, वही यहाँ पे लिखे। देखिए r² से r² कट हो गया, तो टोटल मास पता करने के लिए इस गैलेक्सी का क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट, दैट इज dm। तो इसको भी क्या करेंगे इंटीग्रेट, r² से r² कट हो गया, k इंटू 4π इंटू dr। इसका लिमिट कहाँ, सेंटर से 0, मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं हम लोग, r तक, 0 से r। तो इसको यहाँ पे सॉल्व किए तो m का वैल्यू k इंटू 4π कॉन्स्टेंट था, dr का इंटीग्रेशन r और उसकी लिमिट पुट कर दिया तो ये वैल्यू आ गया मास का। जैसे अब इस गैलेक्सी का टोटल मास हम लोग को मिल गया इसके टर्म में, और ये मास आपको दे रखा है स्टार का। इन दोनों के मास के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो कहलाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, जो प्रोवाइड कराएगा इसको सेंटीपिटल फोर्स। तो लिख सकते हैं ये ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन गैलेक्सी एंड स्टार विल प्रोवाइड द सेंटीपिटल फोर्स, जिसको आप लिख रहे हैं G कैपिटल M, चूंकि मास आपको मिल गया, इंटू स्टार का मास स्मॉल m, दोनों के बीच का जो सेपरेशन है दैट इज r² विल बी इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाई r, जिसको आप और लिख सकते हैं mr⍵²। फिर देखिए यहाँ से m से m, अभी ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं, g और इसकी वैल्यू पुट की है
k इंटू 4 इंटू कैपिटल R इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई R स्क्वायर विल बी इक्वल टू m इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। एम आर कट हो गया, तो यहाँ से देखने को क्या मिला कि ओमेगा स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r स्क्वायर के, या फिर आप बोल सकते हैं कि ओमेगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, और ओमेगा होता क्या है 2/2π/t, तो यानी कि t जो होगा टाइम पीरियड वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ओमेगा के, यानी कि टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल दिखा आपको रेडियस के, तो t प्रोपोर्शनल टू r, तो ऑप्शन विल बी 4। नेक्स्ट 146 question number. If a source of electromagnetic radiation having a power 9 kilowatt produces 10 to power 22 photons per second, the radiation belongs to a part of spectrum. Take Planck constant 6 into 10 to the power minus 34। देखिए हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड विल बी इक्वल टू P पावर डिवाइडेड बाई E एनर्जी। तो पावर इसी एनर्जी को हम लोग लिखते हैं SC बाई लैम्डा। अगर हम लोग यहाँ पे लैम्डा पता करें तो उसके बेसिस पर बता सकते हैं कि कौन सा यहाँ पे स्पेक्ट्रम होगा। तो अगर यहाँ पे देखें, देखिए क्या इसको और भी लिख सकते हैं हम लोग P इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाई SC। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से मिला आपको H इंटू C इंटू N डिवाइडेड बाई पावर P। सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट किए, H 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जो कि दे रखा है क्वेश्चन में। C स्पीड ऑफ लाइट, तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और N यहाँ पे नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड वो भी दे रखा है आपको 10 टू पावर 22 डिवाइडेड बाई पावर आपको देखा 9 किलोवाट, तो इसको 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई वाट में कन्वर्ट किए। इसको सॉल्व करने पे ये वैल्यू आया 2000 एंगस्ट्रॉम, और 2000 एंगस्ट्रॉम ये लाई करता है यूवी के लिए, बिकॉज यूवी का जो रेंज होता है वेवलेंथ का वो 1000 एंगस्ट्रॉम से लेके 4000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। तो ऑप्शन विल बी सेकेंड। नेक्स्ट 147. For a body executing SHM, potential energy is always equal to its kinetic energy। ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया, बिकॉज हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है इन टर्म्स ऑफ अगर डिस्प्लेसमेंट बात करें तो ये होगा हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, जबकि काइनेटिक और कंसीडरिंग इट्स इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, तब ऐसा लिखते हैं हम लोग। और जबकि काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो ये होगा हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। मीन पे बात करें तो x जीरो, तो यहाँ पे पोटेंशियल जीरो होगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर होगा, इसलिए पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पे रॉन्ग हो रहा है। सेकंड चलते हैं, एवरेज पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी ओवर वन टाइम इंटरवल आर ऑलवेज इक्वल, या फिर एवरेज काइनेटिक एनर्जी इन वन टाइम पीरियड इज इक्वल टू एवरेज पोटेंशियल एनर्जी वन टाइम पीरियड। एक्चुअल में हम लोग बी और डी को कंपेयर कर रहे हैं। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी को और पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को लिखें इन टर्म्स ऑफ यहाँ पे टाइम के टर्म में, अभी तो पोर्शन लिख रहे थे वो लोग यहाँ पे इसको टाइम के टर्म में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर, एक्स का वैल्यू पुट कर देते हैं a साइन ओमेगा टी के बराबर, a साइन ओमेगा टी का ये हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपको मिला हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और अगर यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज करें तो लिख सकते हैं हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। अगर हम लोग जानते हैं इसके मीन वैल्यू की बात करें, जिसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे वन टाइम पीरियड की अगर बात करें कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए, फॉर कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए जानते हैं कि एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस 2 ओमेगा टी और एवरेज वैल्यू ऑफ साइन 2 ओमेगा टी ये होता है 0 के बराबर, ये हो गया 0 के बराबर। तो बचा क्या आपके पास 1/2। अगर यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज वैल्यू पता करें तो एवरेज वैल्यू में ये टर्म हो गया 0, 1/2 बचा, तो ये आता है 1/4 ऑफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर। सिमिलरली अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो इन टर्म्स ऑफ टाइम में इसको लेते हैं काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, लेकिन यही होता है अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके लिख सकते हैं हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब 1 प्लस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 आप ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ पे। अगेन फॉर वन कंप्लीट टाइम पीरियड के लिए, वन कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए ये टर्म फिर क्या हो गया 0। अगेन ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी जो एवरेज वैल्यू होगा ये इक्वल हो गया पोटेंशियल एनर्जी के एवरेज वैल्यू के बराबर। लेकिन ऐसा कब आप लिख पाए
जब आपने कहा कि ये वन कंप्लीट ऑसिलेशन हो तो सेकंड स्टेटमेंट तो गलत हो गया, एट एनी टाइम नहीं, तो ये हो गया करेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा सी वाला सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इज कांस्टेंट, क्योंकि हम लोग जानते हैं इन दोनों का सम जो होता है वो टोटल एनर्जी कहलाता है, और टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जिसका वैल्यू होता है हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट और टाइम दोनों से क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट, ये कांस्टेंट, तो ये भी क्या हो गया स्टेटमेंट करेक्ट। तो जहाँ पे सी एंड डी होगा वो आंसर ऑप्शन विल बी 3। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन दे रखा है फॉर मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ रेजिस्टेंस ऑफ 400 ओम देन वोल्ट मीटर विद रेजिस्टेंस 1200 ओम विल बी प्रेफर्ड ओवर वोल्ट मीटर विद रेजिस्टेंस ऑफ 9600 ओम। अगर आप देखिए हम लोग यहाँ पे बात करें, एक वोल्ट मीटर की बात हुई। सबसे पहले वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस जो वोल्टेज को मेजर करता है, और वोल्ट मीटर के पास में खुद इसके पास एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है, और किसी भी एक्सटर्नल सर्किट में रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज को मेजर करने के लिए विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर हम लोग क्या करते हैं, इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं इसके वोल्टेज इसके अबाउट पता करने के लिए। ये इसका प्रोसेस हो गया। सबसे पहले इस वोल्ट मीटर के पास अपना खुद का एक इंटरनल रेजिस्टेंस, और जैसे इसको एक्सटर्नल सर्किट के रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम लोग कनेक्ट किए तो अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाएगा पैरेलल में। जैसे ही पैरेलल कॉम्बिनेशन आया तो पैरेलल का जो इक्विवेलेंट वैल्यू होगा, दोनों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट वैल्यू, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल सर्किट का रेजिस्टेंस, इन दोनों का कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट वैल्यू होगा वो आइदर वैल्यू से कम होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू से कम होगा। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे वोल्ट मीटर ले रहे हैं जिसका रेजिस्टेंस है, हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं 1200 ओम को, और फिर उसी वोल्ट मीटर को प्रिफर कर रहे हैं ओवर द रेजिस्टेंस ऑफ 9600 वोल्टेज। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ा दिए, रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो इसका इक्विवेलेंट वैल्यू तो और डिक्रीज करेगा। अगर ये इक्विवेलेंट वैल्यू और डिक्रीज करेगा तो सर्किट में करंट को क्या होगा, ये अल्टर आउट करेगा, और साथ साथ में वोल्टेज ड्रॉप भी यहाँ पे हो जाएगा। वोल्टेज ड्रॉप होने का पर्पस ये होगा, मीनिंग ये होगा कि पहले जो वोल्टेज रीडिंग यहाँ पे मिल रहा था, अब इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाने के बाद में इस वोल्टेज की जो वैल्यू होगा रीडिंग का वो और डिक्रीज करेगा। तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया, यानी असर्शन तो रॉन्ग हो गया। आगे चले कि वोल्ट मीटर विद हायर रेजिस्टेंस विल ड्रॉ स्मॉलर करंट दैन वोल्ट मीटर विद लोअर रेजिस्टेंस। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। रीजन क्या है, क्योंकि हम लोग वो किसी भी आइडियल वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है। रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा करंट उतना ही इसमें स्मॉलर होगा। तो ये रीजन यहाँ पे करेक्ट है। तो ऑप्शन देखेंगे कि असर्शन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट, तो ऑप्शन विल बी सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149। Two plates A and B have thermal conductivity 72 watt per meter Kelvin and 108 watt per meter Kelvin respectively. They have same surface area and same thickness. They are placed in contact along their surfaces. इस पॉइंट को ध्यान देना। If the temperature of the outer surface of A and B are kept at 120 degree Celsius and 0 degree Celsius respectively, then the temperature of surface of contact in steady state. एक्चुअली यहाँ पे सरफेस के अलॉन्ग यहाँ पे इसको कनेक्ट किया गया, तो मान लेते हैं यहाँ पे एक ये है मेटालिक सरफेस, दूसरा यहाँ पे ये दे रखा है A और B, और इसको यहाँ पे सरफेस के अलॉन्ग इसको कॉन्टेक्ट में रखा गया। A और B, इसको नाम दे दिए A, इसका भी लेंथ यहाँ पे L है, इसका भी लेंथ यहाँ पे L रिमेन सेम, और इसका थर्मल कंडक्टिविटी K1, इसका थर्मल कंडक्टिविटी K2, और ये इसका डिग्री दे रखा है 120 डिग्री सेल्सियस आउटर मोस्ट में, और इसका दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस आउटर मोस्ट में। इसका नाम A है, इसका नाम B है, ठीक है। और इस साथ साथ में बोला गया जो इसका सरफेस एरिया वो रिमेन सेम, अगर इसका सरफेस एरिया A है तो इसका भी सरफेस एरिया A है। इतनी बात आ गई। अब देखिए दूसरी बात यहाँ पे बोल रहा कि इसका जंक्शन पॉइंट का टेम्परेचर क्या होगा, तो मान लेते हैं थीटा डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है, जो हम लोगों को पता करना है वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे अगर ये कॉम्बिनेशन बना सीरीज में, तो सीरीज में रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जिसको H1 लिख रहे हैं और इसको H2 लिख रहे हैं वो रिमेन सेम इन सीरीज में। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू द टू मेटालिक सरफेस विल बी सेम। और H होता क्या है, ये फार्मूला हम लोग जानते हैं कि H विल बी इक्वल टू K इंटू A इंटू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई L के बराबर, और यही होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट दैट इज Q बाई T। तो यहाँ से H1 की वैल्यू लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे भाई K1 इंटू A, टेम्परेचर लिख रहे हैं तो 120
माइनस थीटा, ये टेम्परेचर थीटा यहाँ पे डिवाइडेड बाई एल विल बी इक्वल टू K2 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रिमेन सेम, और ये हो जाएगा थीटा माइनस 0 डिवाइडेड बाई एक एल के बराबर। ए बाई एल कट हो गया, K1 K2 की वैल्यू पुट किए। फर्स्ट केस में K1 दे रखा आपको 72 और इंटू ये हो गया 120 माइनस ऑफ थीटा, रिमेंबर ये थीटा दे रखा है, ये 0 नहीं, ये थीटा है, इज इक्वल टू इसका K2 का वैल्यू दे रखा आपको 108 इंटू ये हो जाएगा थीटा माइनस 0। तो यहाँ से इसको सॉल्व किया तो 72 इंटू 120 माइनस 72 थीटा विल बी इक्वल टू 108 थीटा। इसको इधर ले गए तो 72 इंटू 120 विल बी इक्वल टू, इधर ले गए इसको तो ये हो गया आपके पास 180 इंटू थीटा के बराबर, 180 इंटू थीटा। तो यहाँ से 180 से ये कट हो गया तो थीटा यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया 48 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 concentric circular loops of radii r1 40 cm and r2 60 cm are placed in xy plane as shown in the figure। ये xy plane में है। A current I is equal to 14 ampere is flowing through them in the direction as shown in figure. The net magnetic moment of this system of two circular loops is approximately। अगर हम लोग किसी भी सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो करंट का दो डायरेक्शन मिलेगा, आइदर करंट फ्लो करेगा क्लॉकवाइज में, आइदर करंट फ्लो करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और फॉर किसी भी सर्कुलर लूप के लिए करंट कैरिंग कंडक्टर अगर आपके पास है सर्कुलर फॉर्म में तो मैग्नेटिक मूवमेंट लिखा करते हैं m इक्वल टू एन आई इंटू ए, यानी जिधर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा उधर ही मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन होगा। अगर करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो कर्ल करेंगे सारी थंब को तो थंब आएगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करने वाले करंट थ्रू द लूप उसका मैग्नेटिक मूवमेंट आउटवर्ड टू द प्लेन होगा। और जबकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए हम लोग बात करेंगे तो उधर इनटू द प्लेन मिलेगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा इनटू द प्लेन और यहाँ पे आ जाएगा आउटवर्ड टू द प्लेन, बिकॉज एरिया वेक्टर के डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है यहाँ पे। तो मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट m विल बी इक्वल टू m1 प्लस m2। अगर एक को 1 बोल दे तो दूसरे को 2 बोल दे रहे हैं, तो जिसका रेडियस यहाँ पे r1 था उसको 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिए। अब यहाँ पे देखना क्या है कि किसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट इफेक्टिव होगा, क्योंकि एक में करंट है क्लॉकवाइज तो दूसरे में करंट है एंटी क्लॉकवाइज। तो जिसका एरिया, चूंकि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे I इंटू ए करंट दोनों में सेम है, जिसका एरिया ज्यादा उसका मैग्नेटिक मूवमेंट का इफेक्ट ज्यादा। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एरिया R2, चूंकि यहाँ पे रेडियस R2 60 सेंटीमीटर, R1 40 सेंटीमीटर है, रेडियस अगर 60 सेंटीमीटर ज्यादा तो उसके द्वारा एरिया कवर्ड क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर एरिया ज्यादा तो उसका डायरेक्शन किधर गया आपका क्लॉकवाइज, जिसको हम लोग बोल रहे हैं M2, तो उसको क्या लेना पड़ेगा आपको आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो इसको हम लोग लिख लेंगे एक्चुअल में M2 वाले को अगर पॉजिटिव लिखेंगे तो M1 वाले को क्या कर देंगे हम लोग नेगेटिव, और वही नेगेटिव साइन आपका बाहर आउटवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे इफेक्टिव देख लें कि यही इफेक्टिव आपका होगा तो इनवर्ट टू द प्लेन जाए तो डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस का k कैप, ये हम लोग को डायरेक्शन डिफाइन हो गया। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख रहे हैं, ये हो जाएगा m2 माइनस ऑफ m1 और डायरेक्शन यहाँ पे चला गया आपका माइनस k कैप, ये हम लोग अभी जस्ट समझ लिए। अब यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट m विल बी इक्वल टू m2 लिखेंगे I इंटू ए, तो करंट सब में सेम है, तो एरिया की बात किए तो ये हो जाएगा पाई इंटू R2 स्क्वायर माइनस पाई इंटू R1 स्क्वायर, और डायरेक्शन आपको मिल गया माइनस का k कैप में। पाई भी बाहर आ गया, पाई को बाहर लिख लिए हम लोग, पाई का वैल्यू यहाँ पे लिख लिया 3.14। करंट यहाँ पे दे रखा आपको 14 तो 14 लिखे, और यह R2 60 सेंटीमीटर को मीटर में लिख लिए तो 0.6 का स्क्वायर माइनस ऑफ ये दे रखा आपको 0.4 का स्क्वायर, ये भी लिख लिया, और डायरेक्शन आपको मिल गया माइनस k कैप एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व किए तो m का वैल्यू यहाँ से मिला आपको, m विल बी इक्वल टू माइनस का 8.8 k कैप एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन विल बी 4। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर, diameter of a steel ball is measured using a vernier caliper which has division of 0.1 centimeter on its main scale and 10 division of its vernier scale match 9 division on the main scale. 3 such measurement for a ball
आर गिवन है। सीरियल नंबर 1 2 3 में देख रहे हैं कि मेन स्केल रीडिंग है 0.8 0.0 लेकिन वर्नियर स्केल है 534, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग रीडिंग लिख लेंगे। इफ द जीरो एरर इज माइनस 0.04 सेंटीमीटर द मीन करेक्टेड डायमीटर, यानी कि मीन वैल्यू आपको पता करना होगा। अगर देखिए यहाँ पे हम लोग बात करें तो एरर दे रखा है निगेटिव में, जब भी कभी हम लोग रीडिंग लिखते हैं तो उसमें करेक्शन लिखते हैं, जीरो करेक्शन। अगर यहाँ पे निगेटिव दे रखा तो उसको पॉजिटिव में लिखेंगे, और अगर यहाँ पॉजिटिव दे रखा तो उसको रीडिंग में हम लोग निगेटिव लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जीरो करेक्शन का यूज करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखा है कि 9 ऑफ MSD, ये देखिए ये 10 VSD कोइंसाइड कर रहा है 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल से। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि 10 VSD कोइंसाइड किया, वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड किया 9 MSD से मेन स्केल डिवीजन से। तो यहाँ से 1 VSD पता कर सकते हैं, विल बी इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 10 ऑफ MSD के बराबर। तो यहाँ से एक टर्म मिल गया आपको लीस्ट काउंट का, जिसको वर्नियर कांस्टेंट भी बोलते हैं। ये डिफरेंस होता है मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन का। तो इसको सॉल्व किए तो यहाँ पे 1 MSD ये 9, तो ये आ गया 1/10 ऑफ MSD। कब मिला? जब VSD जहाँ पे 9/10 लिख दी है। और यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग देखिए आपको दे रखा है क्वेश्चन में 0.1 सेंटीमीटर, तो इसकी वैल्यू लिख दिया यहाँ पे 1/10 इंटू 0.1, तो ये आ गया 0.01 सेंटीमीटर। ये आपको मिल गया लीस्ट काउंट। जैसे लीस्ट काउंट मिला, अब आपको यहाँ से पता करना है कि रीडिंग क्या होगा। तो रीडिंग के लिए बात करें, उसी को हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं डायमीटर की रीडिंग। तो रीडिंग विल बी इक्वल टू, ये होता है मेन स्केल रीडिंग MSR प्लस वर्नियर कांस्टेंट, यहाँ पे लीस्ट काउंट जिसको बोल रहे हैं वर्नियर कांस्टेंट, यानी कि मेन स्केल रीडिंग। और यहाँ पे ये वर्नियर स्केल रीडिंग, सॉरी इसको फिर से लिख लेते हैं, वर्नियर स्केल रीडिंग के साथ में लिख लेते हैं, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, जिसको हम लोग वर्नियर कांस्टेंट बोलते हैं, और प्लस यहाँ पे लिखा करेंगे जीरो करेक्शन। जीरो करेक्शन, अगर एरर नेगेटिव दे रखा तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पॉजिटिव, और अगर एरर यहाँ पे पॉजिटिव दे रखा तो उसको लिखते हैं यहाँ पे नेगेटिव। फर्स्ट केस में देखिए रीडिंग यहाँ पे 1, रीडिंग को हम लोग R1 R2 लिख ले रहे हैं। फर्स्ट रीडिंग आपको दे रखा है MSR मेन स्केल है 0.8 और सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर लिखे, प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन जो दे रखा है वो आपको दे रखा है यहाँ पे 5, डिवीजन था इसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किए तो 0.01 से मल्टीप्लाई किए सेंटीमीटर में ये लिखे, और एरर आपको माइनस में दे रखा तो उसको प्लस में लिखे 0.04 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व किए तो ये आया 0.89 सेंटीमीटर, पहला यहाँ पे मिला। सेकंड रीडिंग की बात की है R2, सेकंड रीडिंग। फिर आपको देखिए यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग दे रखा है 0.8 सेंटीमीटर, 0.8 लिखे, प्लस इस बार यहाँ पे वर्नियर स्केल डिवीजन दे रखा है 3, तो यहाँ पे 3 लिखे, इनटू 0.01 लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किए, प्लस 0.04 ये यहाँ पे लिखे करेक्शन को, ये मतलब जीरो करेक्शन को, तो ये वैल्यू आ गया आपके पास 0.87 सेंटीमीटर के बराबर। तीसरा रीडिंग आपने ऐसे ही फिर लिखा, चूंकि यहाँ पे 3 रीडिंग दे रखा था, अगेन ये 0.8 है, लेकिन इस बार वर्नियर स्केल डिवीजन आपको दे रखा है 4 इंटू 0.01 प्लस 0.04, इसको सॉल्व किया तो ये 0.88 सेंटीमीटर मिला आपको ये। अब पूछा ये जो वैल्यूज आपका आ गया, उस वैल्यू का देखिए मीन वैल्यू पता करना है। तो आपके पास जो लास्ट फाइनल आंसर मिलेगा मीन वैल्यू का, आर मीन विल बी इक्वल टू R1 फर्स्ट रीडिंग, ये सेकंड रीडिंग और ये थर्ड रीडिंग डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू है, तो यहाँ 3 लिखे, सारी वैल्यूज को पुट किए, दे रखा है 0.89 प्लस ये दे रखा है 0.87 प्लस 0.88 डिवाइडेड बाई 3, जिसका वैल्यू आ गया 0.88 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 152। इन अ सीरीज LR सर्किट विद XL इक्वल टू 2R पावर फैक्टर इज P1। देखिए सबसे पहले यहीं पे बात कर लेते हैं। अगर सीरीज LR सर्किट है, फॉर LR सर्किट इम्पीडेंस की बात करें तो Z विल बी इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ऑफ XL स्क्वायर, नहीं फिर से लिख लेते हैं इसको, देखिए अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ऑफ XL का स्क्वायर विल बी इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर और प्लस XL आपको दे रखा है 2R का स्क्वायर होल स्क्वायर, तो ये आ गया अंडर रूट 5 इंटू R के बराबर। ये इम्पीडेंस आया। तो पावर फैक्टर की बात करें तो cos फाई, जिसको यहाँ पे P1 बोल रहा है, विल बी इक्वल टू होता है R बाई जेड।
तो आर और जेड का वैल्यू है √5 डिवाइडेड बाई आर, तो यह आ गया 1/√5। सेकेंड केस में बात करते हैं, ये फर्स्ट में हो गया। इफ अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी विद एक्सी इक्वल टू आर इज एडेड टू द सर्किट, द पावर फैक्टर बिकम्स P2। जैसे यहाँ पे अब हो गया आपके पास LCR सर्किट, चूंकि कैपेसिटर और ऐड कर दिया आपने, तब उस केस में इम्पीडेंस, जो न्यू इम्पीडेंस होगा Z डैश विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा R² प्लस ऑफ XL माइनस XC का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू √R² प्लस XL का वैल्यू 2R है और XC का वैल्यू यहाँ पे R दे रखा है, चूंकि इसकी वैल्यू R के बराबर है। तो ये आ गया आपके पास √2R के बराबर आ गया न्यू इम्पीडेंस। अगर न्यू इम्पीडेंस √2R हो गया तो न्यू जो पावर फैक्टर है, जिसको 5 डैश लिख ले रहे हैं, जिसको P2 बोला गया, अब ये हो जाएगा R डिवाइडेड बाई Z डैश, दैट इज R डिवाइडेड बाई √2R, तो विल बी इक्वल टू 1/√2। पूछा आपका इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, तो आपसे पूछा गया P1 रेशियो P2, तो ये हो जाएगा √2 डिवाइडेड बाई 5, तो ऑप्शन विल बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 153। A balloon was moving upward with a uniform velocity of 15 meter per second. An object of finite mass is dropped from the balloon when it was at a height of 90 meter from the ground level. The height of the balloon from the ground when object strikes the ground was around। तो इसमें से 4 ऑप्शन में से कोई एक ही है। क्वेश्चन कुछ ऐसा बोल रहा है कि एक आपके पास ये बैलून है, मान लेते ये बैलून है जिसका स्पीड यहाँ पे v = 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर जा रहा है, और ये ग्राउंड से इसका हाइट दे रखा है, मान लेते ये h1 इसको दे दिए, h1 हाइट आपको दे रखा है 90 मीटर, ये ऐसा आपको फर्स्ट इन्फॉर्मेशन ये दे रखा है। अब यहीं पे एक स्टोन था, एक स्टोन या कोई एक ऑब्जेक्ट है, देखिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दे रखा है, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से ड्रॉप किया गया तो ये आके यहाँ पे स्ट्राइक किया। मान लेते हैं जब ये यहाँ से चलना शुरू किया, इस समय को हम लोग t बराबर 0 बोल दे रहे हैं, और यहाँ पे स्ट्राइक करने में उसको समय लगा t = t सेकंड। तो उसी t सेकंड में ये बैलून भी ऊपर भाग गया होगा, क्योंकि इसके पास एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आगे जा रहा होगा, v = 15 मीटर पर सेकंड। तो इस जितने समय में स्टोन यहाँ पे टकराएगा उतने समय में ये भी यहाँ से t = t सेकंड में ऊपर की तरफ पहुँच जाएगा विद स्पीड 15 मीटर पर सेकंड से। तो ये एक हाइट और कवर कर लेगा, जिसको हम लोग h2 बोल दे रहे हैं। अगर h2 पता कर लें तो इसी ग्राउंड से, ये आपको एक्चुअल में ग्राउंड दे रखा है, तो इसी ग्राउंड से h1 + h2 लिख लेंगे तो आंसर आ जाएगा। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट से कोई जब दूसरा ऑब्जेक्ट डिटैच होता है तो इसका स्पीड वही होता है जो मूविंग ऑब्जेक्ट का होता है। उसको कैसे, देखो यहाँ पे प्रूफ कर लेते हैं कि वेलोसिटी बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी रिलेटिव लिख रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू बैलून will be equal to velocity of object minus velocity of balloon। ऐसा लिख सकते हैं बैलून। देखिए रिलेटिव वेलोसिटी अगर दोनों मूविंग है तो ये क्या हो गया 0, लेकिन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आपको नहीं पता क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ बैलून आपको पता है वो कितना दे रखा है 15 j कैप अपवर्ड डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मिल गया आपको 15 का j कैप, जिसके मैग्नीट्यूड को आप लिखेंगे तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड। तो जो स्पीड उसका होगा वही स्पीड इसका होगा। तो यहाँ पे स्पीड अगर ड्रॉप करें तो 0 ना लिखकर हम लोग लिखेंगे 15 मीटर पर सेकंड। अब देखिए यहीं से अगर हम लोग बात करें तो ये रेफरेंस हो गया अपने लिए। अगर रेफरेंस हो गया तो फॉर यहाँ पे ऑब्जेक्ट के लिए बात करें, देखिए फॉर ऑब्जेक्ट तो h = तो -h, चूंकि रेफरेंस है और ये रेफरेंस को माने उसके नीचे तो लिखेंगे -h विल बी इक्वल टू अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माने तो vt, और g एक्ट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन तो -12 ऑफ gt²। ये यहाँ पे साइन कन्वेंशन को ध्यान देना है। रेफरेंस इसको माने तो उसके नीचे है ये h, तो उसको नेगेटिव लिखेंगे। अब यहाँ पे वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है तो g एक्ट होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसलिए माइनस लिखे। तो ये वैल्यूज यहाँ पे पुट किए दे रखा है, -90 विल बी इक्वल टू 15t -12 ऑफ g का वैल्यू 10 × t का स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हैं -90 विल बी इक्वल टू 15t -5 ऑफ t²। इसको यहाँ पे ले आए इधर तो 5 ऑफ t² माइनस का 15t और माइनस का 90 विल बी इक्वल टू 0। क्या यहाँ पे 5 से सबको कट कर दे तो ये हो जाएगा t² माइनस ऑफ 3t, और ये अगर 5 से कट कर रहे हैं यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 18 इज इक्वल टू 0।
ठीक है, 18 5 ज़ा 90 होता है, तो यहाँ पे आ गया 0। तो अब देखिए यहाँ पे अगर इसके हम लोग फैक्टर करें तो उसका माइनस आना चाहिए इसके बराबर, तो क्या दिखा आपको, टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 3t माइनस ऑफ 18 विल बी इक्वल टू 0। इन दोनों से t कॉमन लिए तो आ गया t माइनस 6, और यहाँ से प्लस 3 कॉमन लिए तो आ गया t माइनस 6 विल बी इक्वल टू 0। तो आइदर t माइनस 6 0 होगा, आइदर t प्लस 3 0 होगा, तो टाइम निगेटिव नहीं होता, तो यहाँ से टाइम आपको मिल गया 6 सेकेंड। इट मीन्स स्टोन को यहाँ से यहाँ तक ग्राउंड में आने में, टकराने में जो समय लगेगा वो मिलेगा 6 सेकेंड। तो उसी 6 सेकेंड में ये कितना ऊपर चला जाएगा, तो h2 लिख लेते हैं। तो h2 यहाँ से देखिए, h2 विल बी इक्वल टू u इंटू टी के बराबर, तो u इंटू टी, तो h2 विल बी u दे रखा आपको 15, टाइम मिला 6, तो ये आ गया 90 मीटर। तो टोटल हाइट आपसे पूछा गया, क्या हो जाएगा उस केस में, तो ये हो जाएगा h1 और प्लस h2 के बराबर, दोनों 90 और 90 मिलके हो गया 180 मीटर। तो ऑप्शन विल बी सेकंड। नेक्स्ट, (154) question number. An EMF of 0.1 volt is induced in a metal rod of length 20 cm held normal to a uniform magnetic field of 0.5 Tesla when moves with a velocity. यानी कुछ ऐसा कि अगर एक रॉड है, ये रॉड इधर v वेलोसिटी से मूव करना शुरू किया, मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं इनटू द प्लेन है, चूंकि दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और साथ साथ में जो इसका लेंथ है ये l, ये भी आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर। देखो तीनों हो गए म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और ये पॉइंट मान लेते हैं, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। इस एंड P और Q के अबाउट जो यहाँ पे मोशनल, चूंकि मोशन की वजह से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टिंग रॉड मूव करेगा, तो उसके एंड के अबाउट एक EMF प्रोड्यूस होता है जिसको बोलते हैं मोशनल EMF। वो विल बी इक्वल टू हो जाएगा B इंटू V इंटू L, बिकॉज तीनों म्यूचुअली कैसे हैं, परपेंडिकुलर, तभी हम लोग लगाते हैं। ये B का वैल्यू यहाँ पे आपको दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड है 0.5 टेस्ला, V आपको पता करना है, और लेंथ आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो -2 लिखे, और जबकि यहाँ पे ये वोल्टेज आपको दे रखा है 0.1 वोल्ट के बराबर, इसको ऐसा लिख लिए। तो यहाँ से इसको सॉल्व किया, देखो ये हो गया 20, यहाँ पे 10 ये हो गया, इससे कट हो गया, इससे कट हो गया, तो V बराबर आ गया आपके पास 1 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट, (155) क्वेश्चन नंबर. द डिस्प्लेसमेंट y ऑफ अ वेव ट्रेवलिंग इन द x डायरेक्शन इज गिवन बाय, देखिए यहाँ पे नेगेटिव x दे रखा है, तो इसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन अलोंग द पॉजिटिव x एक्सिस है। ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दे रखा है, वेयर x इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर एंड t इन सेकंड, द स्पीड ऑफ वेव मोशन। अगर इसको हम लोग कंपेयर करें स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो y इज इक्वल टू होता है a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5 से। अगर इसको कंपेयर करें तो यहाँ से ओमेगा का वैल्यू आपको मिला 400 के बराबर, और के जो कि प्रोपगेशन कांस्टेंट होता है, जिसको 2 पाई बाई लैम्डा बोलते हैं, सॉरी 2 पाई बाई लैम्डा, ना कि कैपिटल टी, दैट इज 2 पाई बाई लैम्डा प्रोपगेशन कांस्टेंट, उसका वैल्यू दे रखा है आपको 8। ये होता है आपके पास 2 पाई एफ, जिसको 1/t भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा है स्पीड ऑफ अ वेव पूछा है, ना कि पार्टिकल का स्पीड। तो स्पीड ऑफ वेव, जिसको वेव स्पीड भी बोलते हैं, स्पीड ऑफ वेव v विल बी इक्वल टू ओमेगा बाई के, और ओमेगा का वैल्यू आपको दे रखा है 400, के का वैल्यू दे रखा है 8, तो ये आ गया आपके पास 50 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन विल बी 3। नेक्स्ट, 156 क्वेश्चन नंबर. Logic gate circuit has two inputs A and B and output C. The voltage waveform of a A, B and C are shown below. The logic gate circuit is, देखिए हम लोग जानते हैं अगर यहाँ पे लॉजिक ये वेवफॉर्म दे रखा तो ये हायर होता है वैल्यू 1, तो ये 0, फिर ये 1, ये 0, फिर ये 1, ये 0। यहाँ पे ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 है, ये 0, ये 1 है, ये 0 है। आउटपुट की बात करें तो देखिए यहाँ पे अब ऑपरेट करते हैं, नॉर गेट है, तो 1 + 1 ये हो गया, और वहाँ पे नॉर होने के लिए 0 होना चाहिए, तो 1 + 1 का 0, तो ये गलत हो गया यहाँ पे, जबकि 1 दे रखा तो ये नहीं हो सकता। नैंड की बात करें तो 1 × 1 1 हुआ, लेकिन यहाँ पे नैंड अगर ऑपरेशन है तो एक नॉट गेट होगा, तो होना चाहिए 0, तो ये भी गलत हो गया, तो ये भी नहीं होगा। इन दोनों को चेक करते हैं। और गेट को 1 + 1 1, चूँकि इसके वैल्यू 1 के बराबर, ये सही है, ये अभी तक सही है। और 1 × 1 1 के बराबर, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन है तो 3 या 4 हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, 0 + 1
0 + 1 तो होना चाहिए यहाँ पे 0 + 1 तो 1 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या है 0, तो 0 × 1 करेंगे तो आ जाएगा 0, 1 × 0 करेंगे तो आएगा 0, 0 × 0 करेंगे तो आएगा 0, 1 × 1 पे आएगा 1, तो ऑप्शन एक ही दिखा हम लोगों को 4। नेक्स्ट 157 क्वेश्चन नंबर, लिस्ट को रखा 1 और 2 मैच करना है कि आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक एंड आइसोबारिक। आइसोथर्मल प्रोसेस की अगर हम लोग बात करें तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट। फर्स्ट केस की बात करें, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होगा तो डेल्टा वी इक्वल टू होता है, डेल्टा यू इक्वल टू होता है NCV × डेल्टा टी, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो भी क्या हो जाएगा 0। अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 तो इंटरनल एनर्जी इनिशियल और फाइनल क्या हो जाएगा सेम। तो आइसोथर्मल ए के लिए होना चाहिए नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो ए का सेकंड दिखा फर्स्ट में, ए का सेकंड दिखा फोर्थ में, तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन तो गलत हो गए, इसको पहले यहाँ पर रॉन्ग कर दिए। अब हम लोग चेक करते हैं सेकंड बी को लेकर, एडियाबैटिक प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस जिसमें Q का वैल्यू क्या हो गया 0, जैसे ही Q 0 हुआ तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा U ऑलवेज इक्वल होगा माइनस टाइम्स ऑफ वर्क डन के इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर यहाँ पे एक्सपेंशन हुआ तो देख सकते वर्क डन बाय द गैस डिक्रीजेज इंटरनल एनर्जी, वर्क डन बाय द गैस इन केस ऑफ फिजिक्स बात करते हैं तो ये होता है पॉजिटिव। अगर वर्क डन बाय द गैस यहाँ पे हो गया पॉजिटिव, वर्क डन बाय द गैस ये हो गया आपके पास पॉजिटिव, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं डेल्टा यू हो जाएगा नेगेटिव। डेल्टा यू नेगेटिव हुआ तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा डिक्रीज करेगा, वर्क डन बाय द गैस डिक्रीजेज इंटरनल एनर्जी, तो बी का फर्स्ट होना चाहिए। तो बी का फर्स्ट यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ए के बारे में पहले लिख लेते हैं, ए का हो गया सेकंड, बी का हो गया आपका फर्स्ट, तो ये दो ऑप्शन। अब तीसरा अगर चेक कर ले तो यहाँ पे फिर ऑप्शन लोग टिक कर देंगे। आइसोकोरिक प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम क्या हो कांस्टेंट, यानी चेंज इन वॉल्यूम क्या मिले आपको 0, जैसे चेंज इन वॉल्यूम 0 मिला तो वर्क डन क्या हो जाएगा P × डेल्टा वी, ये भी क्या हो गया 0, तो ये आ गया 0। वर्क डन अगर 0 हो गया तो देख दो नो वर्क इज डन ऑन और बाय द गैस, तो सी का होना चाहिए फोर्थ, तो सी का फोर्थ यहाँ पे दिख रहा, तो ये हम लोग लिखे सी का फोर्थ, तो एक ही ऑप्शन दिखा सी का होना चाहिए फोर्थ, तो वो लिख लिए। आइसोबारिक प्रोसेस की बात करें तो आइसोबारिक प्रोसेस जिससे प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो वर्क डन को लिखते हैं हम लोग P × डेल्टा वी के बराबर, P × डेल्टा वी, तो द हीट एब्जॉर्ब्ड गोज पार्टली टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी एंड पार्टली टू गो द वर्क डन, बिकॉज आइसोबारिक प्रोसेस में जो हम लोग लिखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ये डेल्टा यू प्लस वर्क डन के बराबर, तो यहाँ पे कुछ पार्ट चला गया एनर्जी के लिए और कुछ पार्ट चला गया वर्क डन के लिए, तो डी का होना चाहिए थर्ड, तो डी का दिखा थर्ड, सी का दिखा फोर्थ, बी का फर्स्ट, ए का सेकंड, तो ऑप्शन विल बी 4। क्वेश्चन नंबर 158, द लाइट रेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट हैव बीन रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स एन ऑब्जर्वर फ्रॉम अ स्टैंडर्ड फ्लैट मिरर, द इमेज ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर। देखिए हम लोग यहाँ पे अगर फ्लैट मिरर की बात करें तो एक आपके यहाँ पे पास फ्लैट मिरर, ये देखिए अगर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया, मान लेते ये P ऑब्जेक्ट है, तो इसका जो इमेज दिखता है वो आपको कैसा दिखता है लैटरली इन्वर्टेड, पहला पॉइंट। दूसरी बात है जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही दूरी पर इमेज बनता है मिरर से, दूसरा। तीसरा सेम हाइट का होता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे वर्चुअल होता है, और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट इरेक्ट होता है, यहाँ पे इन्वर्टेड नहीं इरेक्ट होता है। तो इन सारे इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो रियल यहाँ पे रॉन्ग हो गया, इरेक्ट होगा ये सही है, वर्चुअल होगा ये भी करेक्ट है, और लैटरली इन्वर्टेड होता है ये भी सही है। तो बी, सी और डी जहाँ पे वो ऑप्शन, तो ऑप्शन विल बी थर्ड। नेक्स्ट 159 क्वेश्चन नंबर, ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद द वेलोसिटी v कोलाइड्स विद द स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ मास 3m। पहला यहाँ पे स्टेटमेंट जो दे रखा है, एक पार्टिकल m है, ये स्पीड v से जा रहा है और यहाँ पे आके टकराया एक पार्टिकल जो कि यहाँ पे कैसा है रेस्ट पे, तो इसकी वेलोसिटी है 0, और आफ्टर कोलिजन दे स्टिक टुगेदर। देखिए अब ये दोनों स्टिक हो गए और स्टिक होकर एक कॉमन वेलोसिटी चलना शुरू कर दिए m और 3m। तो पूछा कि कंटिन्यू टू मूव टुगेदर विद द वेलोसिटी। अगर हम लोग यहाँ पे फ्रॉम COLM की बात करें, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो m × v प्लस 3m × 0 मस्ट बी इक्वल टू m प्लस 3m × vc। तो यहाँ से vc का वैल्यू आ गया कॉमन वेलोसिटी, दैट इज v/4, तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट 160 क्वेश्चन नंबर,
Two coherent sources produce waves of different intensities which interfere. After interference, the ratio of the maximum intensity to the minimum intensity is 25. The intensities of the waves are in the ratio. Again ये formula based question, just formula based है. Maximum intensity और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो दे रखा है आपको 25, जो कि होता क्या है अंडर रूट, जस्ट फार्मूला बेस्ड I1 प्लस ऑफ रूट I2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट I1 माइनस ऑफ अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर. अगर यहाँ से और स्क्वायरिंग हटा दें तो दोनों तरफ अंडर रूट ले लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास 5 विल बी इक्वल टू, क्या इसको लिख सकते हैं हम लोग, रूट I1 बाई रूट I2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट I1 डिवाइडेड बाई रूट I2 माइनस 1. क्या किए, ऊपर नीचे और रूट I2 को कॉमन लेके कट कर दिए. अब देखिए इसको अगर हम लोग इसको x मान लें, लेट रूट I1 बाई रूट I2 की वैल्यू को x मान लिए तो इसको शॉर्टकट मेथड में लिख सकते हैं 5 विल बी इक्वल टू x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5x माइनस 5 विल बी इक्वल टू x प्लस 1 के बराबर, तो ये हो गया 4x विल बी इक्वल टू 6, तो x विल बी इक्वल टू आ गया 3/2 के बराबर. अब इस x की वैल्यू को पुट कर देते जो कि दे रखा है आपको I1 डिवाइडेड बाई I2 विल बी इक्वल टू 3/2 के बराबर, 3/4 नहीं 3/2 के बराबर. जैसे इसको 3/2 की वैल्यू पुट की है, अब दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर लेंगे. स्क्वायरिंग करके इसको फिर से यहाँ पे लिख लेंगे. तो I1 बाई I2 का रेशियो पूछा है तो I1 बाई I2 विल बी इक्वल टू 9:4. तो ऑप्शन दिखा आपको सेकेंड. नेक्स्ट 161 question number. A particle of mass m is moving in a circular path of constant radius r such that its centripetal acceleration is varying with the time t as a is equal to k square r cube t square, where k constant. The power delivered to the particle by the force acting on it is given by. लेकिन हम लोग यहाँ पे पावर की बात करें तो पावर P विल बी इक्वल टू फोर्स डॉट वेलोसिटी. अगर यहाँ पे फोर्स का नेचर आपके पास सेंट्रीपिटल हो जाए सिर्फ, तो दोनों वेलोसिटी, इन दोनों के बीच जो एंगल होता है वो क्या होता है 90 डिग्री. क्योंकि यहाँ पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होता है इस डायरेक्शन में और पार्टिकल मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, इन दोनों के बीच का एंगल हो गया 90. और डॉट प्रोडक्ट में हम लोग लिखा करते हैं FV cos थीटा, तो cos थीटा यहाँ पे हो जाएगा 0 अगर थीटा कैसा है 90 डिग्री. तो पावर ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी इक्वल टू 0. तो लेकिन एक दूसरा यहाँ पे फोर्स मिलता है जो कहलाता है आपके पास टेंजेंशियल फोर्स. उसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो टाइम का फंक्शन है, तो जिसकी हेल्प से हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पता करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे मास से तो मिल जाएगा टेंजेंशियल फोर्स. तब पावर हम लोग लिख पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल या तो 0 होगा तो एंगल 180 डिग्री होगा. तो चूंकि यहाँ पे देखिए दे रखा है आपको AC सेंट्रीपिटल जो होता है वो दे रखा है k स्क्वायर इंटू आर क्यूब इंटू टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर के बराबर. तो देखिए क्या यहाँ से वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू k स्क्वायर आर की पावर 4 इंटू टी स्क्वायर. तो यहाँ से वेलोसिटी मिल गया v विल बी इक्वल टू k इंटू आर स्क्वायर इंटू टी. स्क्वायरिंग करने के बाद अब यहाँ पे वेलोसिटी यानी स्पीड जैसे ही मिला तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन at विल बी इक्वल टू dv बाई dt. तो इसको जस्ट डिफ्रेंशिएट किया तो ये आ गया 2kr इंटू टी के बराबर. लेकिन टी का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, चूंकि हम लोग यहाँ पे क्या हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं. टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट अगर करेंगे तो k इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा कांस्टेंट और टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो ये क्या हो गया 1. तो at आपको मिल गया. जैसे ही at मिला तो ft लिख सकते हैं हम लोग m इंटू at के बराबर. तो ये वैल्यू आ गया m इंटू k इंटू आर स्क्वायर. अब पावर ड्यू टू टेंजेंशियल फोर्स, तो पावर विल बी इक्वल टू एफ टी इंटू वी के बराबर. ये आपको दे रखा है m इंटू के इंटू आर स्क्वायर और v यहाँ पे दे रखा है k इंटू आर स्क्वायर इंटू टी. यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिए तो m ये हो गया k स्क्वायर, ये हो गया r की पावर 4 इंटू टी. तो m k स्क्वायर r की पावर 4 इंटू टी. तो ऑप्शन दिखा आपको फर्स्ट. Now next question. Question number 162.
The linear momentum of an electron revolving in nth orbit is given by symbol has their usual meaning. देखिए हम लोग जानते हैं किसी भी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए जो एंगुलर मोमेंटम होता है यानी mvr का प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू nh डिवाइडेड बाई 2 पाई. तो पूछा यहाँ पे लीनियर मोमेंटम, तो वही हो जाएगा mv विल बी इक्वल टू p विल बी इक्वल टू nh डिवाइडेड बाई 2 पाई r. nh डिवाइडेड बाई 2 पाई r, तो ऑप्शन विल बी 4. नेक्स्ट 163 question number. A solid sphere of mass 5 kg is making pure rolling on a horizontal surface with kinetic energy of 22,400 joule. The velocity of center of mass of the sphere will be equal to. देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एक स्फीयर है जो यहाँ पे रोल कर रहा है. रोलिंग का मतलब है कि ट्रांसलेशनल के साथ साथ में इसके पास रोटेशनल एनर्जी दोनों भी है, क्योंकि यहाँ पे v बराबर आर ओमेगा वैलिड है. तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो टोटल एनर्जी होगा इसके पास वो विल बी इक्वल टू k ट्रांसलेशनल और प्लस k रोटेशनल के बराबर. और k यहाँ पे ट्रांसलेशनल होता है हाफ ऑफ mv स्क्वायर और इसको लिखते हैं हाफ ऑफ i इंटू ओमेगा स्क्वायर, जिसको आप हाफ ऑफ mv स्क्वायर और प्लस 1/2 i की जगह पे एम के स्क्वायर रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म में, और इसको v स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं हम लोग. तो एक यहाँ से कॉमन ले लिए तो जो टोटल एनर्जी होगा उसको आप लिख सकते हैं फॉर अ रोलिंग बॉडी के लिए हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो ये 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, जहाँ पे के क्या है रेडियस ऑफ गायरेशन. ये आपको दे रखा है 22,400 की वैल्यू के बराबर टोटल एनर्जी. ये हो गया हाफ. मास यहाँ पे दे रखा है 5. यही वेलोसिटी आपको पता करना है. ये 1 प्लस अब के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर सॉलिड स्फीयर दे रखा है, और सॉलिड स्फीयर के लिए हम लोग जानते हैं जो आई होता है वो विल बी इक्वल टू 2/5 ऑफ एम आर स्क्वायर के बराबर, और ये हो जाएगा एम ऑफ के स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2/5 ऑफ एम आर स्क्वायर. तो यहाँ से आपको मिल गया के स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2/5. तो यहाँ पे 2/5 लिख लिए. जैसे यहाँ पे 2/5 लिखे तो ये हो गया आपके पास 7/5. यहाँ मल्टीप्लाई कर लिए तो ये हो गया 22,400 विल बी इक्वल टू ये 7 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 5 इंटू वी स्क्वायर. तो ये इससे कट हो गया 2 2 ज़ा. ये आपके पास सॉल्व करने पे v विल बी इक्वल टू आया 80 मीटर पर सेकेंड. तो ऑप्शन विल बी 3. नेक्स्ट 164 question number. A parallel beam of light of wavelength lambda is incident normally on a narrow slit. A diffraction pattern performed on a screen placed perpendicular to the direction of the incident beam. At the third minima of the diffraction pattern, the phase difference between the rays coming from the two edges of the slit. अगर हम लोग यहाँ पे थर्ड मिनिमा की बात करें तो जानते हैं कि जो पाथ डिफरेंस होता है डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू एन लैम्डा फॉर मिनिमा के लिए इन केस ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न, और ये दे रखा आपको 3 के बराबर, तो 3 लैम्डा लिख लिए चूंकि यहाँ पे डेल्टा एक्स आ गया आपके पास पाथ डिफरेंस थर्ड मिनिमा बोला गया. और जानते हैं फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का रिलेशन, तो डेल्टा 5 विल बी इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, जहाँ पे डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस डेल्टा पाई 5 फेज डिफरेंस है. तो ये लिखे 2 पाई बाई लैम्डा और इसका वैल्यू आपको दे रखा है 3 लैम्डा, तो विल बी इक्वल टू आ गया 6 पाई. तो फेज डिफरेंस विल बी इक्वल टू 6 पाई. तो ऑप्शन विल बी सेकंड. नेक्स्ट 165 question number. If charge flowing through a conductor is given by q is equal to 3t square plus 2t plus 10, the current flow at t is equal to 3 second will be. देखिए हम लोग चूंकि यहाँ पे चार्ज दे दिया गया तो q विल बी इक्वल टू दे रखा है 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 10 के बराबर, ये कूलाम में दे रखा है. और जानते हैं हम लोग करंट होता है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे इसको, डिफरेंशिएट किए तो आ गया 6t प्लस 2, और पता करना है यही करंट t इक्वल टू 3 सेकंड पे क्या होगा. तो यहाँ पे t इक्वल टू जहाँ पे टाइम था वहाँ 3 सेकंड पुट कर दिया, तो करंट विल बी इक्वल टू 6 इंटू 3 प्लस 2 विल बी इक्वल टू 20 एम्पियर. तो ऑप्शन विल बी 3. नेक्स्ट 166 question number. An electron is projected towards east is deflected towards north by a magnetic field. The field may be. हम लोग जानते हैं किसी भी चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब प्रोजेक्ट करते हैं तो उसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स होता है F विल बी इक्वल टू Q टाइम्स ऑफ V क्रॉस B.
तो यहाँ पे फोर्स के बारे में बोला गया कि फोर्स जो है वो डायरेक्शन दे रखा है डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, तो मान लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड है एफ नॉट और जे कैप में चार्ज यहाँ पे दे रखा है इलेक्ट्रॉन है तो माइनस ही लिखेंगे। रिमेंबर अगर आप माइनस ही नहीं लिखेंगे तो आंसर आपका रॉन्ग आएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसके पास चार्ज कैसा होता है नेगेटिव, चार्ज बीइंग अ स्केलर इसलिए साइन के साथ पुट करेंगे। और इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स ईस्ट, तो इसका वैल्यू मान लेते हैं वी नॉट मैग्नीट्यूड से आई कैप डायरेक्शन, चूंकि ईस्ट में आई कैप डायरेक्शन, तो यहाँ ये क्रॉस तो बी किधर होना चाहिए, तो बी नॉट ये वैल्यू पता करके यहाँ पे पुट करना है हम लोगों को। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे हेल्प लेंगे किसका, आई जे के का क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा के आई जे और के के बारे में बात किए, तो आई क्रॉस जे हम लोग को यहाँ पे लाना है ये, तो आई क्रॉस के जब रिवर्ट जाएंगे तो आई क्रॉस के ऐसा किए तो आया माइनस जे, और माइनस आएगा तो यहाँ से माइनस माइनस मिलके प्लस जे, चूंकि लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए। तो अगर हम लोग यहाँ पे के कैप लिख लें तो आई क्रॉस के माइनस जे और बाहर माइनस साइन, तो ये मिलके क्या कर देगा प्लस के कैप, और के कैप होने का प्लस जे कैप आ जाएगा, और के कैप होने का मतलब क्या होता है कि ये अपवर्ड टू द प्लेन होगा। तो ऑप्शन क्या दिखा आपको, फर्स्ट। नेक्स्ट 167 क्वेश्चन नंबर, टू वायर्स ऑफ सेम लेंथ एंड सेम मटेरियल तो यंग्स मॉडुलस सेम, लेंथ सेम है, but of radii r and 4r are stretched by a forces f1 and f2 respectively to produce equal elongation, delta l भी सेम है। the ratio of f1 to f2 क्या हो जाएगा, सबसे पहले जानते हैं जो यंग्स मॉडुलस होता है उसको लिखते हैं स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, और स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, जिसको लिख सकते हैं f इंटू एल डिवाइडेड बाई ए इंटू डेल्टा एल। चूँकि सेम मटेरियल तो यंग्स मॉडुलस कांस्टेंट, मटेरियल सेम होने की वजह से एलोंगेशन सेम, तो ये भी क्या हो गया कांस्टेंट, लेंथ भी सेम तो ये भी क्या बोल दिया गया कांस्टेंट। यानी कि यहाँ से दिखा क्या, जो फोर्स होगा एलोंगेटिंग फोर्स वो प्रोपोर्शनल हो गया एरिया के, यानी प्रोपोर्शनल हो गया रेडियस के स्क्वायर के। सारी वैल्यूज को पुट किया तो f1 बाई f2 विल बी इक्वल टू r1 डिवाइडेड बाई r2 का होल स्क्वायर। तो पहला रेडियस r है, दूसरा रेडियस यहाँ पे 4r का होल स्क्वायर दे रखा है, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गया 1:16 के बराबर, बिकॉज 4 का स्क्वायर, तो ऑप्शन दिखा आपको 4। नेक्स्ट 168 द नंबर ऑफ पॉसिबल नेचुरल ऑसिलेशन पूछा गया, नेचुरल ऑसिलेशन of air column in a pipe closed at one end of length 75 centimeter whose frequencies lie below 1470 Hz। देखिए अगर हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे क्लोज ऑर्गन पाइप दे रखा है तो उसके द्वारा जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होगा तो NV डिवाइडेड बाई 4LC, जहाँ पे N ऑलवेज ऑड मल्टीपल होते हैं फंडामेंटल के 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे गिवन वैल्यूज के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ये वैल्यू दे रखा है अप्रॉक्स में लिख सकते हैं 1470। नंबर ऑफ ऑसिलेशन यहाँ पे n पता कर रहे हैं, और यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट नहीं, स्पीड ऑफ साउंड की बात करें तो वो 336 मीटर पर सेकेंड होता है डिवाइडेड बाई 4, और LC यहाँ पे दे रखा है 0.75 मीटर में, चूंकि 75 सेंटीमीटर में दे रखा है। इसको सॉल्व करने पे n का वैल्यू अप्रॉक्स में आया 13। अगर n का वैल्यू 13 है तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन आया 13। तो पूछा आपसे पॉसिबल नेचुरल ऑसिलेशन क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे मल्टीपल ऑलवेज ऑड मल्टीपल मिलता है यहाँ पे, तो नंबर ऑफ नेचुरल ऑसिलेशन जो बन जाएगा फंडामेंटल का, या तो वो 1 होगा, या तो 3 होगा, या तो 5 होगा, या तो 7 होगा, या तो 9 होगा, या तो 11 होगा, या तो 13 होगा। तो काउंट किए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितने मिल गए आपको 7 के बराबर। तो ये आ गया आपके पास 7, तो ऑप्शन दिखा आपको सेकंड। नहीं तो आप इसका दूसरा प्रोसेस है, आप यहाँ पे एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पता करिए, n की वैल्यू को 1 लीजिए, तो वहाँ से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू आए तो उसके अकॉर्डिंग आप चेक करेंगे कि 1470 में उस फंडामेंटल की फ्रीक्वेंसी कहाँ तक जाएगी, इन सबसे मल्टीप्लाई करके, तो आपको तब भी रिजल्ट दिखेगा यहाँ पे 7 के बराबर। नेक्स्ट 169 क्वेश्चन नंबर, ए बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट रिफ्लेक्ट and refract at a point A as shown in the diagram, find the angle of refraction at point A क्या होगा। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपसे यही पूछ रहा है आपसे। तो देखिए हम लोग जानते हैं यहाँ पे म्यू इंटू साइन आई का जो प्रोडक्ट होता है फ्रॉम स्नेल्स लॉ के, वो क्या होता है कांस्टेंट। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1 दे रखा है क्वेश्चन में, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे दे रखा है 45 डिग्री,
विल बी इक्वल टू, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2 और एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको पता करना है। तो n1 का वैल्यू 1 है, ये 45 तो 1/√2, n2 का वैल्यू है √2 के बराबर और साइन r आपको पता करना है। तो यहाँ से साइन r आ गया 1/2 के बराबर, जो कि कितना होता है साइन ऑफ 30 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको मिल गया 30 डिग्री के बराबर, तो ऑप्शन विल बी 3। नेक्स्ट 170 question number. An iceberg floats in a sea water and the densities of ice and sea water are 940 kg per meter cube and 1020 kg per meter cube respectively. What fraction of iceberg is outside the water surface पूछा है, इनसाइड नहीं आउटसाइड द वाटर सरफेस पूछा है। तो यहाँ पे देखिए अगर फ्लोटेशन की कंडीशन की बात करें तो फॉर फ्लोटेशन हम लोग जानते हैं कि B यानी कि बियॉन्सी फोर्स मस्ट बी इक्वल टू mg के बराबर, और बियॉन्सी फोर्स यानी बियॉन्ड फोर्स ओनली ड्यू टू सबमर्ज्ड पोर्शन ऑफ द बॉडी एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड के ऊपर डिपेंड करता है एंड वॉल्यूम ऑफ द सबमर्ज्ड ऑफ अ बॉडी इनटू g मस्ट बी इक्वल टू मास, जबकि यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सॉलिड लिखेंगे और टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड लिखेंगे इनटू g लिखेंगे। g से g कट हो गया तो वॉल्यूम ऑफ द सबमर्ज्ड पोर्शन डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम यानी रिलेटिव वॉल्यूम लिख रहे हैं, तो ये आ गया रो एस यानी डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और डेंसिटी ऑफ यहाँ पे सॉलिड दे रखा है आइसबर्ग का तो 940, और जबकि यहाँ पे सी वाटर का दे रखा है 1020, तो इसकी वैल्यू सॉल्व के तो 0.9215 के बराबर। अगर यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कितना पोर्शन सबमर्ज था इनसाइड था उसको लिखे तो ये मिला 92.15% के बराबर। तो कितना आउटसाइड हो गया, हम लोगों से आउटसाइड पूछा गया है तो इनसाइड था, तो आउटसाइड परसेंटेज विल बी इक्वल टू 100 - 92 कर देंगे तो ये आ जाएगा 7.85% के बराबर, तो ऑप्शन विल बी सेकंड। नेक्स्ट 171 question number. A battery of EMF E produces current I1 and I2 when connected to external resistance R1 and R2 respectively. The internal resistance of a battery is, देखिए हम लोग जानते हैं किसी भी सेल के लिए ये इसका EMF ऑफ द सेल, ये इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, ये EMF ऑफ द सेल, और ये यहाँ पे एक रजिस्टर दे रखा है लोड रजिस्टर जिसका वैल्यू है R1। यहाँ से फ्लो होने वाले करंट को हम लोग लिख दे रहे हैं यहाँ पे I1 है। सिमिलरली ऐसे दूसरे के लिए लिख लेंगे तो I2। अगर हम लोग यहाँ पे I1 की बात करें तो I1 विल बी इक्वल टू E डिवाइडेड बाई R1 प्लस R। सिमिलरली क्या यहाँ से E को लिख सकते हैं तो क्या आ जाएगा I1 R1 प्लस I1 इंटू R विल बी इक्वल टू E। सिमिलरली अगर I2 लिखें तो I2 विल बी इक्वल टू E डिवाइडेड बाई R2 प्लस R, और यही E यहाँ से मिल जाएगा विल बी इक्वल टू I2 इंटू R2 प्लस I2 इंटू R के बराबर। तो क्या यहाँ दोनों को इक्वेट करा दे तो क्या मिला आपको I1 R1 प्लस I1 इंटू R मस्ट बी इक्वल टू I2 इंटू R2 प्लस I2 इंटू R के बराबर। इधर देखिए इसको सॉल्व किए, इसको इधर ले आते तो I1 माइनस I2 स्मॉल r यानी इंटरनल रेजिस्टेंस ले लिया कॉमन, तो राइट हैंड साइड में मिला I2 R2 माइनस ऑफ I1 R1, तो स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू I2 R2 माइनस ऑफ I1 R1 डिवाइडेड बाई I1 माइनस I2 इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ऑप्शन दिखा आपको फर्स्ट। नेक्स्ट 172 question number. An artificial satellite moving in a circular orbit at a distance h from a center of the earth has a total energy 2 E naught. Its potential energy, देखिए किसी भी बाउंडेड सिस्टम के लिए जो टोटल एनर्जी होता है वो पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होता है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो 2 टाइम्स होगा टोटल एनर्जी का, और टोटल एनर्जी आपको दे रखा है क्वेश्चन में 2 E naught के बराबर, तो ये हो जाएगा 4 ऑफ E naught, तो ऑप्शन दिखा आपको 4। Next 173 question number.
In a given figure, the capacitance of each capacitor is 6 microfarad. The effective capacitance between A and B, यानी कि इन सब की वैल्यू C और C और C के बराबर है। ये पॉइंट भी देखिए B हो गया, ये पॉइंट यहाँ पे A के बराबर, इस पॉइंट को एक D मान लेते हैं। तो इसको रीड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले A और D के बीच में एक कैपेसिटर, A और D के बीच में एक कैपेसिटर ये वाला, फिर यहाँ से A और ये B, चूंकि ये भी पॉइंट B के बराबर होगा, A और B के बीच में, फिर D और B के बीच में एक कैपेसिटर, तो D और B के बीच में इस पॉइंट को B बोल दिया, एक कैपेसिटर ये आ गया, फिर D और B के बीच में एक कैपेसिटर आ गया, तो इसको यहाँ पे पैरेलल में कनेक्ट कर दिया ऐसा। फिर बोल रहा कि A और B के बीच में भी एक कैपेसिटर है, ऐसे यहाँ कनेक्ट कर दिया। अब दोबारा जब इसको रीड्रॉ कर लिए सब, ये भी C, ये भी C, तो ये दोनों पैरेलल में, फिर इसके साथ सीरीज में इसको एक बार और ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए ऐसा कुछ दिखा, ये ऐसा दिखा आपको, ये पॉइंट B हो गया, ये पॉइंट O हो गया, ये C है, ये पैरेलल में होने की वजह से 2C हो गया, और ये यहाँ पे फिर इसके साथ एक पैरेलल में ये आ गया C। अब ये दोनों किस में आ गया? सीरीज़ में। जैसे ये सीरीज़ में, इसको एक बार और रीड्रॉ कर लिए, देखिए ऐसा दिखा आपको, ये देखिए ऐसा, और यहाँ पे ये वैल्यूज़ आ गया, ये B है, ये A है, ये दोनों सीरीज़ में, तो C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, तो क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं 2C/3 के बराबर, ये C। तो फाइनल जो आंसर आपको मिला C इक्वलेंट बिटवीन A एंड B, अब हो जाएगा दोनों पैरेलल में, तो C प्लस 2C/3 दैट इज़ 5/3 C के बराबर। तो 5/3 और C का वैल्यू देखा है 6 माइक्रोफैरड, तो ये आ गया आपके पास 10 माइक्रोफैरड, तो ऑप्शन दिखा आपको 3। Next, 174 question number. A batsman hits back a ball of mass 0.4 kg straight in the direction of a bowler without changing in its initial speed. देखिए हिट्स बैक आया, इट मीन्स पहले बॉलर ने इसको बॉल किया, फिर बैट्समैन ने उसको हिट किया, तो बॉल को आने में फिर बॉल को जाने में, तो पूछा यहाँ से इम्पल्स, तो इम्पल्स आपको मिलेगा चेंज इन लीनियर मोमेंटम डेल्टा पी। अगर एक डायरेक्शन को, बॉल को आने के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं, तो जब उसने हिट बैक किया तो उसके डायरेक्शन को नेगेटिव लिखेंगे, और चेंज इन लीनियर मोमेंटम में जब P2 माइनस P1 लिखेंगे तो यही इक्वल हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ m इंटू वी के बराबर, चूंकि स्पीड रिमेन सेम बोला गया। तो यहाँ पे 2 लिखे, मास आपको दे रखा है 0.4 इंटू ये दे रखा है आपको 15, तो ये आ गया 12 न्यूटन इंटू सेकेंड के बराबर, तो ऑप्शन आपको दिखा फर्स्ट। Now next question, question number 175. Ampere circular law can be derived from, ये जस्ट थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन, आप जानते हैं इसको बायोट-सावर्ट लॉ से लिख सकते हैं, बिकॉज बायोट-सावर्ट लॉ किसी भी एलिमेंटल की वजह से, एलिमेंटल करंट कैरिंग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो लिखते हैं हम लोग म्यू नॉट I इंटू डी एल इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड पता करने के लिए इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, B इक्वल टू डी बी टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन। वहीं पे एम्पियर सर्किटल लॉ से बात करें तो ये होता है किसी भी क्लोज लूप से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो करंट प्रोड्यूस होगा वो विल बी इक्वल टू आई थ्रेडिंग इंटू म्यू नॉट टाइम्स, यानी कि करंट थ्रेडिंग दैट लूप इंटू म्यू नॉट टाइम्स। तो यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ को ड्राइव कर सकते हैं फ्रॉम द बायोट-सावर्ट लॉ से, तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट 176 क्वेश्चन नंबर। द रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दैट एन एटम कंसिस्ट ऑफ, ये आप जानते हैं जस्ट एक थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है। एक्चुअल में रदरफोर्ड की वजह से ये पता चला कि क्योंकि जस्ट सेंटर पे, किसी भी एटम के सेंटर पे एक न्यूक्लियस जिसके पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का एक यहाँ पे लेयर होगा, यानी पॉजिटिव चार्ज होगा जिसको हम लोग न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन से इमिडिएट होता है, इलेक्ट्रॉन्स के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन को चेक करें, ए स्फीयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोलॉइड इन विच द पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, तो ऑप्शन विल बी सेकंड, just theoretical based question. Next, 177 for cyclic process which of the following quantity is zero, वो होता है डेल्टा यू, बिकॉज डेल्टा यू विल बी ज़ीरो, बिकॉज ये एक पॉइंट फंक्शन होता है, डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर, पास से इंडिपेंडेंट होता है। फॉर साइक्लिक प्रोसेस के लिए इनिशियल और फाइनल पोजीशन वही होगा, इसलिए डेल्टा यू बिकम्स जीरो, तो ऑप्शन विल बी सेकंड। नेक्स्ट 178 क्वेश्चन नंबर। इफ देर इज ओनली वन टाइप ऑफ चार्ज इन द यूनिवर्स देन इलेक्ट्रिक फील्ड ds एरिया वेक्टर विल बी। देखिए हम लोग फ्रॉम गॉस लॉ से बात करें तो जो फ्लक्स होता है वो लिखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि E डॉट ds, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
फॉर अ क्लोज सरफेस विल बी इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अगर यहाँ पे चार्ज इनक्लोज होना चाहिए तो यहाँ पे अगर ऑप्शन 3 की बात करें, ई डॉट डी एस जीरो इफ चार्ज इज आउटसाइड। क्यों आउटसाइड? बिकॉज जब तक गॉसियन सरफेस में वो चार्ज इनक्लोज नहीं होगा तब तक इस गॉसियन सरफेस की वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग क्या लिखेंगे? जीरो, बिकॉज चार्ज इज नॉट इनक्लोज्ड। ऐसे सरफेस को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी सरफेस को गॉसियन सरफेस। अगर चार्ज आउटसाइड है तो सरफेस में नहीं, तो यहाँ पे ई डॉट डी एस का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। और अगर यही चार्ज इनसाइड आ गया तो इसकी वैल्यू हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ऑप्शन विल बी 3 जो कि बेस्ड है गॉस लॉ के ऊपर। नेक्स्ट 179 question number. Viscous force exerted by the liquid flowing between two plates in a streamline flow depends upon the। देखिए विस्कस फोर्स की बात करें तो F विल बी इक्वल टू नीटा ए इंटू डी वी बाई डी एक्स लिखते हैं, जहाँ पे नीटा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ए क्या होता है यहाँ पे? एरिया, और डी वी बाई डी एक्स क्या कहलाता है? ये कहलाता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब आप लेंथ से डिवाइड करते हैं तो उसके आगे एक नाम लग जाता है ग्रेडियंट। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, ये भी करेक्ट है। वेलोसिटी ग्रेडियंट इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेट्स, ये भी सही है। एरिया ऑफ द प्लेट, तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो ऑप्शन विल बी 4। नेक्स्ट 180 question number. Two bulbs marked 200 watt for 240 volt and 100 watt 240 volt are connected in series and the series combination is now connected across a 240 volt main supply. The power dissipated in the circuit is। देखिए हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो दो बल्ब है, ये दो बल्ब को कनेक्ट किया गया है ऐसा कुछ सीरीज में, और फिर इसको किसी सप्लाई 240 वोल्ट के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया गया। ये है प्लस और माइनस 240 वोल्ट, ये दे रखा है आपको। देखिए फिर से इसको रिड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ ये वोल्टेज सोर्स दे रखा है, प्लस माइनस V इक्वल टू दे रखा है 240 वोल्ट, और ये बल्ब है इसका पावर P1 आपको दे रखा है 200 वाट, और इसका जो वोल्टेज दे रखा है वो दे रखा है रेटिंग वोल्टेज 240 वोल्ट। इसके पावर की बात करें तो वो दे रखा है आपको 100 वाट, और रेटिंग वोल्टेज इसका भी दे रखा है आपको 240 वोल्ट। ये दोनों पावर आ गए, ये बल्ब आ गए सीरीज में, और जब भी सीरीज में कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब का तो जो इक्वलेंट पावर होता है वो 1/P1 प्लस 1/P2, यानी कि यहाँ से P को लिख सकते हैं आप P1 इंटू P2 डिवाइडेड बाई P1 प्लस P2 के बराबर। तो इक्वलेंट पावर ऑफ द बल्ब विल बी इक्वल टू P1 आपको दे रखा है 200 इंटू ये दे रखा है आपको 100 डिवाइडेड बाई 200 प्लस ऑफ 100। तो ये आ गया आपके पास 200 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 300, ये इससे कट हो गया तो ये बचा आपके पास 200 बाई 3, दैट इज 66.67 वाट के बराबर। तो ऑप्शन आपको दिखा फर्स्ट, तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। ठीक, तो ये था आज आपका डिस्कशन स्टूडेंट्स। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे अगेन मैक्सिमम क्वेश्चन आपको दिख रहा है फार्मूला बेस्ड। तो इस कुछ दिनों में जो आपके पास अब एटमोस्ट 24-25 डेज जो बच रहा है, इसमें आप मैक्सिमम यहाँ पे फार्मूला का रिवीजन करें। तो होप सो आप लोगों का पेपर और बेस्ट होगा। थैंक यू सो मच।